Jai Hind everyone. Today again we have come up with new lecture of Indian Geography series. My name is Aman Singh and today we are going to cover Northern Indian Plains, which are also known as Great Indian Plains. And I can assure you this is going to be one of the most comprehensive video based on Northern Indian Plains. तो हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख रखा है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आज हम उसको ग्रेट डिटेल्स में देखेंगे। एक एक प्लेन्स के सारे सब फीचर्स, सब स्पेसिफिकेशन, सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लास्ट लेक्चर का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ तेथिस सी प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो हमें पता है, जिसने देखा होगा लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया होगा उसको पता होगा कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ वो तेथिस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से नहीं हुआ, बल्कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ। ठीक है, तेथिस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से क्या फॉर्मेशन हुआ, वो ट्रांस हिमालय हुआ था, ना कि हिमालय। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये रॉन्ग हो गया। फिर K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालय। मैंने क्या बताया था, K2 जो है हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालय, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, बट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालयस क्या था, कांचनजंगा था। तो वहां पे मैंने बोला था ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो इसीलिए इसको भी ध्यान रखना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। एंड थर्ड वन इज मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि मेघालयन प्लेट्यू जो है हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आवर आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, जो पिछला लेक्चर फॉलो अप करते आ रहे होंगे। ठीक है, तो उनको ये आसानी समझ आ रहा है। बाकी जो नहीं किए हैं जाके पहले पिछला लेक्चर्स देखें, बाकी उसके बाद आगे आप कंटिन्यूएशन में आगे का लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो ये हमेशा की तरह हमारा कवरेज एंड सोर्सेज मेंशन है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो इसका फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको मैं डिटेल में तो नहीं डिस्कस करने जा रहा, बस आप बेसिक समझ लो कि जो भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है फ्रॉम द रिवर बाई इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों का जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है उससे फॉर्मेशन हुआ जो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का। और इट इज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एलुवियन ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी से आपका पूरा एलुवियन ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है। तो अब एक एक करके हम फीचर्स देखेंगे, एक एक लाइन समझेंगे जो भी दे रखा है। ठीक है, तो टू द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला लाइज द ग्रेट इंडियन प्लेन। ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप इसको जैसे देखो, जब आप मेंस में आंसर लिखते हो ना, तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो ये इंट्रो के लिए आपके कुछ लाइन्स, इसको यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट। इट इज एन एग्रेडेशनल प्लेन। एग्रेडेशनल मतलब कि इकट्ठा हुए हैं, है ना, बिल्डअप हुए हैं ओवर द टाइम। फॉर्म बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ थ्री मेजर रिवर, ये मैंने बता दिया, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और इसीलिए इसको इंडो गंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब हम इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखो, मैं आपका काम ना आसान, यहाँ वीडियो देखने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने आपके लिए सारा जो भी डेटा है, फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारा फिल्टर आउट करके एक जगह आपको दे दिया है। ठीक है, और ये जो भी डेटा लिए गए हैं या तो ये एनसीईआरटी से हैं या फिर गवर्नमेंट साइट से वेरीफाइड डेटा है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और जहाँ पे कुछ डाउट था वहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू वैसे हम यूज़ करते हैं, और वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी नहीं जाते हैं। तो जो मेन डेटा है जो आपको याद रखना है वो यहाँ मेंशन है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या कि द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन आर लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट्स है वो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है। दैट्स वाई इट इज़ मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एज वेल। तो क्योंकि एलुवियल ट्रैक्ट है बड़ा, तो बहुत फर्टाइल रीजन है, इसलिए जो एंशिएंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा यहाँ डेंसिटी, मतलब जो आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से हुआ। यहाँ पे पॉपुलेशन का घनत्व, मतलब पॉपुलेशन की सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मास लेवल पे हुई, इसलिए आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। देन इसका जो एक्सटेंट है वो आपका है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप याद रख सकते हो, अप्रॉक्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। आपके इंडिया का पूरा क्या था लैंड मास का एरिया, आई होप आप लोगों को याद होगा,
तो वो भी डेटा याद रखना। बाकी जो इसका है जो मेन है वही मैंने दिया है, तो आप इसको याद रखना है आपको। फिर दिस प्लेन एक्सटेंड अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर टू 3200 किलोमीटर। अब ये देखो, जो एनसीईआरटी में डेटा मेंशन था वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, जो आपका ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का एक्सटेंट है, मतलब जो ये एक्सटेंट है ऐसे आपके हिमालय के शिवालिक फुटहिल से लेके आपका असम तक, ठीक है। तो ये जो पूरा है आपका 2400 किलोमीटर है एज पर एनसीईआरटी। और बाकी मैंने और जो अदर सोर्सेज देखे, गवर्नमेंट सोर्सेज देखे, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे 3200 किलोमीटर, तो इसीलिए मैंने एक रेंज ले लिया कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का जो आपका एक्सटेंट है वो 2400 किलोमीटर टू 3200 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंट फैला हुआ है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर जो इसका एवरेज विड्थ है, तो देखो मैंने बताया था आपको जो फॉर्मेशन हुआ था नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का और हिमालयाज का, तो आपका ईस्टर्न साइड में कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा था, तो इसीलिए आपका जो ईस्टर्न साइड वाला जो हिमालयाज था वो कॉम्पैक्ट था, ठीक है, थिनर था। और आपका जो वेस्टर्न साइड वाला हिमालय था उसका विड्थ ज़्यादा था। तो सेम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के साथ भी है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, उसका विड्थ ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न वाला पार्ट। तो आपका जो वेस्टर्न वाला पार्ट कहाँ से शुरू होता है, आपके पंजाब वगैरह साइड से होता है, ठीक है, पंजाब हरियाणा हो गया, उसके बाद फिर यूपी बिहार ऐसे करके। और जो ईस्टर्न वाला जो एक्सटेंट है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का वो आसाम तक जाता है, अरुणाचल के कुछ हिस्से तक, बाकी मेजरली जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन जो आसाम में है, ठीक है, वहाँ तक जाता है। तो वहाँ पे वो थिनर है। तो आप जैसे ये आप इमेजिन करो जैसे ये हमारा इंडिया था, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इससे आपके ना बहुत क्वेश्चन जो लॉजिकली भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका इंडिया है। अब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पीछे से क्या है, थोड़ा राइज है, ठीक है, तो ये पीछे से थोड़ा राइज है, उसके बाद जो ऐसे थोड़ा सा बेंड है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसीलिए जो हमारी मोस्ट ऑफ द पेरेनियर रिवर्स है वो कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में, मत जो कि हमारा कहाँ है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में, बे ऑफ बंगाल। तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसे थोड़ा अपलिफ्टेड है, ठीक है, उसका नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा सिंक है और ये थोड़ा सा टर्न है, ठीक है, ईस्टवर्ड के साइड। इसलिए जो मेजॉरिटी जो रिवर है, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो आपका ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसीलिए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का भी जो एलिवेशन है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे स्लोप बनता है, ऐसे कर स्लोप बनता है। ये वेस्ट में जो है ज़्यादा हाइट रहेगा, ये मान के चलो सी लेवल मान लो, तो वेस्ट में आपकी एलिवेशन ज़्यादा होती है और ईस्ट में आपकी एलिवेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आप लोगों को आई होप मतलब समझ आ रहा होगा। ये यहाँ मेंशन भी है, इट इज़ अराउंड 500 किलोमीटर इन पंजाब, ठीक है। तो जो इसका वेट था 500 किलोमीटर जो है पंजाब में है, पंजाब के साइड में 500 किलोमीटर, और आसाम में सिर्फ 90 to 100 किलोमीटर। क्यों? अब रीजन सबको पता होगा, ड्यू टू हाई कंप्रेशनल फोर्स जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, फिर उसी के तो डिपोजिशन से आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन भी बना है। तो ये भी जो होगा कॉम्पैक्ट होगा ईस्टर्न साइड में। फिर द एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ दिस मोनोटोनस प्लेन्स इज इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका जो एलिवेशन मैंने बताया, ये आपका कहाँ हाईएस्ट है, हरियाणा साइड, मैंने बना वेस्ट साइड में ये। तो ये यहाँ पे आप मान के चलो अंबाला है, जो कि कहाँ है, हरियाणा में है, उसका क्या है 291 मीटर, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट एलिवेशन है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का वो कोलकाता, ये आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का कैपिटल भी है। और इसका जो एलिवेशन है वो क्या है 10 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल मतलब जो सी लेवल से जितनी ऊंचाई है, ठीक है, उसको मीन सी लेवल बोलते हैं। तो ये इसका था। और इधर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इट फॉर्म्स अ वाटरशेड बिटवीन इंदस एंड गंगा सिस्टम। तो एक बार वाटरशेड समझ लो कि वाटरशेड क्या होता है, ठीक है। तो वाटरशेड बेसिकली एक लैंड एरिया होता है जहाँ पे जो सारी रिवर्स होती है, ठीक है, इट बेसिकली ड्रेन्स ऑल द रिवर फॉलिंग इनटू इट, इट कलेक्ट्स ऑल द रिवर एंड ड्रेन्स इट विद द कॉमन आउटलेट। ऐसे समझो, मान के चलो ये लैंड है, यहाँ पे अलग अलग जगह से रिवर आई, उसकी ट्रिब्यूटरीज आई, फिर ये जाके ड्रेन एक कॉमन आउटलेट, मतलब एक जो मुंह कॉमन होगा। तो आप देखते हो कि जो हिमालय है, हिमालयन जितने भी रिवर्स हैं वो जाके एट द एंड कहाँ ड्रेन होती है, वो होती है बे ऑफ बंगाल में। तो मतलब जो कॉमन आउटलेट था जहाँ पे ड्रेन हो रही है एक आउटलेट से, निकल अलग अलग जगह से रही है, लेकिन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के थ्रू सब फ्लो हो रही है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है आपके हिमालयन रिवर है, इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज सारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से फ्लो होके और कहाँ पे ड्रेन हो रही है, सब जाके लास्ट में फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो इसलिए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, वाटरशेड। वाटरशेड इज लैंड एरिया, ठीक है, विच ड्रेन ऑल द रिवर्स विद अ कॉमन आउटलेट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी कहीं कहीं पे वाटरशेड को ये भी बोला जाता है कि जैसे वाटरशेड लैंड एरिया भी हो सकता है और बहुत जगह माउंटेन भी हो सकता है, मतलब किसी एक रिवर को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, तो डिवाइड जो कर रहा है उसको भी हम वाटरशेड बोलते हैं।
तो एक लैंड एरिया वाला वाटरशेड होता है, एक माउंटेन भी एज अ वाटरशेड का काम करता है, जहाँ से अलग अलग आपके रिवर के ट्रिब्यूटरीज निकलते हैं, जो कि या फिर एक रिवर को डिवाइड कर देता है अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में। तो वाटरशेड आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो भी की टर्म्स है ना, उस पर फोकस करना है। विड्थ वगैरह मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। बाकी एक जो डेप्थ मैं बता रहा हूँ, तो एलुवियल, जो एलुवियल आपका बना है, एलुवियल ट्रैक बना है, ठीक है, वो डिपोजिशन से बना है। तो कहीं पे ज़्यादा डिपोजिशन होगा तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कहीं पे कम डिपोजिशन होगा तो वहाँ पे थिकनेस कम होगी, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन करो, ये लॉजिकल है कि थिकनेस कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे सोर्स ऑफ सेडिमेंट्स ज़्यादा होगा। मतलब जो शिवालिक है, तो शिवालिक के फुट हिल्स के पास ना जो एलुवियल का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे डिपोजिशन जो एलुवियल का थिकनेस भी है ना, वो ज़्यादा होगा शिवालिक के फुटहिल्स के पास। और उससे जैसे जैसे आप थोड़ा दूर जाते जाओगे तो उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका मेंशन है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलुवियम डिपॉजिट्स वेराइज बिटवीन 1000 to 2100 मीटर, और जो थिकनेस है वो कहाँ इंक्रीज करता है, शिवालिक्स के पास। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब जो हमें अगला टॉपिक देखना है, वो देखना है मतलब जो आपका एक्सटेंट डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ किन किन पार्ट में डिवाइडेड आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ मतलब आप ऐसे नीचे की साइड आ रहे हो, ऐसे नीचे की साइड, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लिए। तो ये हमारा हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक, ये सबको याद होगा, है ना। जिसने पिछला लेक्चर फॉलो किया होगा उसको ये याद होगा। उसके बाद हमने बताया था कि आगे पढ़ेंगे, अब जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आगे अब उसकी डिटेल देखेंगे। तो आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके बीच का जो फॉल्ट है उसको ही बोलते थे ना, एमबीटी, एमसीटी, ये आप लोग को याद होगा। यहाँ एचएफएफ था। तो अब उसके आगे का देख रहे हैं। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो डिवीजन होता है, सबसे पहला आता है भाबर जोन, ठीक है। जब आपकी रिवर सबसे पहले कहाँ एंटर करती है, भाबर जोन में। तो जो भाबर जोन होता है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। दैट्स वाई ना यहाँ का पोरोसिटी बहुत हाई होता है, मतलब कि पानी आसानी से अंदर चला जाता है। तो वहां पे लगेगा ही नहीं कि कोई रिवर फ्लो हो रही है, क्योंकि पानी अंदर चला गया, मतलब जो रिवर है ना वो भाबर जोन के अंदर से फ्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे पानी आया, ठीक है, और ये देखो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, क्योंकि पहाड़ के सामने ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ से गिरते बड़े बड़े बोल्डर्स तो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो वाला जो जोन आपका फॉर्म होता है वो भाबर जोन फॉर्म होता है। और वहाँ पे मतलब आपको बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वहाँ पे आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्स द पोरोसिटी इज़ वेरी हाई। तो पोरोसिटी हाई होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका रिवर होता है वो डिसअपियर हो जाता है इस जोन में, भाबर जोन में। फिर सेम रिवर ना यहाँ तक फ्लो करता है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो फिर वापस आ जाता है जमीन पे। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तराई जोन बोलते हैं। तो तराई जोन आपका जब अगर रिवर इमर्ज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रीजन क्या होगा, थोड़ा मार्शी होगा, स्वैम्पी होगा, ठीक है, मतलब दलदल वाला जो इलाका होता है ना, उसी को हम बोलते हैं तराई जोन। तो देखो रिवर यहाँ पे डिसअपियर हुआ और सेम रिवर ये अंदर अंदर गया और यहाँ पे इमर्ज हो गया, इमरजेंस ऑफ रिवर हुआ, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं तराई जोन। तो भाबर जोन में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या था, कम था, लेकिन तराई जोन में देखो पानी है, ठीक है, इसके वजह से आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे थोड़ा पानी होता है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी यहाँ पाए जाएंगे, जिसके वजह से आपका प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है ना वो नाइट्रोजन रिच होगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छे से हो सकता है। दैट्स वाई पहले तो यहाँ पे बहुत घने घने फॉरेस्ट पाए जाते थे, लेकिन बाद में क्या किया, लोगों ने काट दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो आज के समय में जो जितना भी तराई जोन है आपका, वो मोस्टली आपका एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल है। वैसे ही फिर आप आगे बढ़ोगे तो इन सब का हम अभी और डिटेल्स भी देखेंगे, ठीक है। और भी जो छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, ये क्या क्या है। भाबर जोन ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। फिर ये आपका तराई जोन, फिर आपका आता है भांगर और खादर। तो भांगर खादर बेसिकली दोनों एलुवियम के टाइप है। जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियम है और जो खादर है वो न्यू एलुवियम है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से समझते हैं। तो जो आपका भांगर है, समझो कि ये एलुवियल ही सॉइल है, लेकिन ये बहुत मतलब खादर के मुकाबले ये बहुत पहले फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। और ये जो फ्लड प्लेन होता है ना, मतलब मान के चलो ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीम फ्लो होता है तो अगल बगल क्या होता है, डिपोजिशन होते रहता है।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं। मतलब वो बहुत काफी फर्टाइल इलाका होता है। और उससे जैसे ही आप थोड़ी दूर जाओगे तो वहां पे आपकी एलुवियल का जो मतलब एज होगा वो क्या होगा, पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। तो वहां पे जो सॉइल होंगे ना वो आपके थोड़े अल्कलाइन नेचर के मिलेंगे, थोड़े से मतलब पथरीले, सैंड सिल्ट आपका ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। और जो आपका खादर में यहाँ पे क्लेई सॉइल ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादातर सिल्ट और क्लेई सॉइल मिलेगा जो कि ज़्यादा फर्टाइल होता है एज कंपेरिजन टू बांगर। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बांगर को भंगार से। तो भंगार क्या होता है, पुराना होता है ना। तो भंगार जो होता है आपका ओल्ड एलुवियम होता है, और ये इसके कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होता है। और जो आपका खादर मिलता है वो कहाँ मिलता है, एकदम जो रिवर्स वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह होते हैं उसके साइड में, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहाँ पे मिलता है, भागर थोड़ी सी ऊंची हाइट में। तो ये डायग्राम से आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब इसके अंदर की ना थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन को हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा भाबर का, अब हम मैंने बताया जैसे कि थोड़ा थोड़ा उसका सब स्पेसिफिकेशन देते हैं। हालांकि मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मेंशन कर दी है, बट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हम उसको देख लेते हैं। तो भाबर बेल्ट मैंने बता दिया। आप ये जो इसका विड्थ है, ठीक है, मतलब जो शिवालिक के बाद जो इसका विड्थ है 8 to 60 किलोमीटर वाइड है आपका, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ ऐसे आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कंटिन्यूटी है इंडस टू तीस्ता। तीस्ता क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, और इंदस आपका इधर है। तो वेस्ट में आपका इंदस, और ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आपका तीस्ता। इसका विड्थ क्या बता दिया आपका, 8 to 16 किलोमीटर वाइड। ये बताई मैंने, पोरोस सोयल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपका आता है तराई बेल्ट, ठीक है। तराई बेल्ट में मैंने बताया था कि इसका जो विड्थ है ये आपका 15 to 30 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। और ये एक मार्शी ट्रैक्ट है आपका, और ये जो रीजन है ये मार्शी और स्वाम्पी रीजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और देखो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रास पाया जाता है जिसको बोलते हैं सबाई ग्रासेस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो के दौरान ना मैं बहुत सारी छोटी छोटी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा, तो आप इसलिए पेन पेपर अपना रखना और नोट करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें स्लाइड में प्रेजेंट हो सकता है नहीं भी प्रेजेंट हो, क्योंकि वो पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। तो आप नोट डाउन करते रहना, और मैं वही बताऊंगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तराई रीजन में आपके सबाई ग्रासेस पाए जाते हैं, जो कि जिनसे क्या बनता है आपका, बेसिकली ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मतलब पेपर मेकिंग में भी सबाई ग्रासेस का यूज़ होता है। फिर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं इससे, डेकोर आइटम्स बनते हैं जो घर में आप लगाते हो, छोटे छोटे पॉट जो वुड होते हैं वो भी सब सबाई ग्रासेस के हेल्प से बनते हैं। तो ये ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बता ही दिया था बहुत फर्टाइल रीजन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आज के डेट में इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट लार्जली क्लियर्ड रो फॉर एग्रीकल्चर। कौन कौन से क्रॉप पाए जाएंगे, तो जो ज़्यादा बोलते हैं ना, जो ज़्यादा वाटर टेकिंग क्रॉप है, जो ज़्यादा पानी लेते हैं, जैसे शुगर केन, गन्ने का हो गया, पैडी हो गया, तो इन सब का कल्टीवेशन इस रीजन में ज़्यादा होगा। फिर हम आगे देखेंगे बंगार बेल्ट। अब बंगार में मैंने बता दिया था आपको कि ओल्ड एलुवियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पाए जाते हैं कैलकेरियस नोड्यूल्स पाए जाते हैं। कैलकेरियस नोड्यूल्स का मैंने यहाँ इमेज लगा रखा है। कैलकेरियस मतलब क्या होता है, जो रॉक्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ दिखता है कैलकेरियस नोड्यूल्स, तो आप इमेज से आइडिया ले सकते हो। तो इसके और कुछ कुछ फीचर्स देखते हैं हम। ये एलिवेटेड लैंड विद स्लाइटली हायर टोपोग्राफी, तो आपने इमेज में भी देखा था कि ये फ्लड प्लेन से थोड़े से ऊंचे लेवल पे रहता है, एलिवेटेड पे रहता है। और इस बंगार के ना कुछ कुछ फीचर्स है जो कि आप याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जैसे उसार एंड भूर आर द फीचर ऑफ बंगार और खादर। तो अगर मान के चलो एग्जाम में स्टेटमेंट दिया कि उसार एंड भूर आर फीचर ऑफ खादर, तो आपको गलत मार्क करना है। वो किसके फीचर है, आपके बंगार के हैं। तो उसार और भूर है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो उसार जो होता है बेसिकली जो आपका इनफर्टिलिटी हो जाता है सॉइल में ड्यू टू सैलिनाइजेशन, है ना। आपके बहुत सारे जब आपका सॉइल जो होता है वो सलाइन हो जाता है ना, तो वो क्रॉप्स के लिए फिर अच्छा नहीं होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो चीज़ अगर मान के सॉल्ट अगर बेसिक हो गई तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि सॉइल थोड़ा न्यूट्रल कंडीशन में आ जाए। और अगर कोई सॉइल एसिडिक है तो वहाँ पे हम लाइम ऐड करते हैं, क्योंकि लाइम जो होता है बेसिक होता है, तो वो भी आपकी फिर फर्टिलिटी मेंटेन रखता है सॉइल की। तो यहाँ पे जो आपका ओल्ड एलुवियम के वजह से, क्योंकि भाई बहुत पुराना हो रहा है ना, बहुत टाइम हो गया इस एलुवियम के फॉर्म हुए। तो देखते हो ना, जब एक पानी, एक मान के चलो इसको एक्सपेरिमेंट करके आप देखना कि मिट्टी को गीला करो, ठीक है, और उसके बाद उसको सुखाओ, 10-15 दिन तक सुखाओगे ना कड़ी धूप में, तो देखना एकदम वो धूर जैसा बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर अंदर का जो भी छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, कंकड़ दिखने लगते हैं, ठीक है।
तो ऐसी सेम प्रोसेस सोचो मास लेवल पे जब होता है, तो जो न्यू एलुवियम जब धीरे 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 पुराना हो जाता है तो वो इनफर्टाइल होता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी लूज होती रहती है, उसी को हम बंगार बोलते हैं। फिर इसको जो लोकल कहीं कहीं लोकल्स में पंजाब हरियाणा ये सब जगह रेह धाया कलर से भी जाना जाता है, जो कि अल्कलाइन सॉइल होते हैं। तो ये आप रीजन देख लेना, पंजाब हरियाणा यूपी इन सब में क्या क्या बोला जाता है इसको, रेह कलर और धाया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जो कि पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है। सॉइल प्रोफाइल मैंने बता ही दिया कि पुराना है तो क्या होगा, मैच्योर होगा। जो जितने ज्यादा पुराने उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, जो जितने ज्यादा पुराने वो ज्यादा मैच्योर। ठीक है, फिर उसार एंड भूर मैंने आपको बताया। उसार और भूर क्या होता है आपका, एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है। ठीक है, जो कि कहाँ मोस्टली कहाँ पाया जाता है आपका, गंगा यमुना दोआब के बीच में। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर स्पेशली द अपर गंगा यमुना दोआब। फिर आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है बारिंद ट्रैक्ट। ठीक है, तो बारिंद ट्रैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको गूगल मैप पे दिखाता हूँ। देखो ये रीजन जो है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कि बारिन ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट है। तो ये बारिन ट्रैक्ट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका बांगर सॉइल है ना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे कि बारिन ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल रीजन में पाया जाता है। मैंने आपको अब थोड़ा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया, तो ये आपका गूगल मैप है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोकेशन देखोगे ना तो आपके माइंड में ही रहेगा। तो देखो ये बारिंद है, ये हमारा वेस्ट बंगाल रीजन है, ये देखो ये वाला। और इसको जब हम जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका बारिन ट्रैक्ट फाइंड होता है। कहाँ पे ये है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में। और यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट था, आप लोग को याद आ रहा होगा, मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप भी आपका यहीं पे प्रेजेंट था, ये इस वाले रीजन में। तो वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक में। इसको मैंने लोकेशन पे इसलिए दिखा दिया ताकि आपकी पिक्टोरियल मेमोरी डेवलप हो जाए और आपको याद रहे कि जो सर ने बारिन ट्रैक्ट के बारे में बात किया था, बारिन ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, बंगाल सॉइल से रिलेटेड है। कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न साइड में जहाँ पे मालदा गैप वगैरह है। फिर से आ गए हम अपने बंगाल बेल्ट पे। तो ये सब जो इसके फीचर्स थे, मेजॉरिटी वाले फीचर्स मैंने बता दिए। तो अब खादर बेल्ट खादर जो सॉइल है आपका, खादर बेल्ट है। ठीक है, जहाँ पे आपको न्यू एलुवियम मिलते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको मेजॉरिटी चीज़ें बता दी है। यहाँ पे क्लेई सॉइल मिलता है। तो बहुत बार हम टर्म यूज़ करते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, तो उसको भी मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अब आगे आप कहीं भी मेंशन पढ़ो कि यहाँ का सॉइल क्लेई है, यहाँ का सॉइल सिल्टी है। तो वो क्या होता है, सिल्ट, सैंड, क्ले में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो सैंड होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, उसका जो साइज होता है वो 0.5 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ साइज मैंने मेंशन कर रखा है और गवर्नमेंट डेटा ही है, तो ये मैंने अपने से नहीं लिया। तो जो सैंड का साइज होता है वो क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर टू 2.0 मिलीमीटर। फिर आपका जो सिल्ट होता है उससे छोटा होता है। ठीक है, तो सिल्ट का कितना होता है, 0.002 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक। और जो आपका क्लेई होता है, क्ले सॉइल होता है, वो सबसे बारीक होता है, सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा छोटा इन तीनों में। तो क्लेई का जो साइज होता है वो लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। तो ये मैंने आपके लिए ट्रायंगल बना रखा है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो यहाँ पे देखो 0.5 टू 2.0 mm। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। क्लेई जो है लेस देन 0.002 मिलीमीटर, फिर सिल्ट है आपका 0.002 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक, और फिर सैंड है जो 0.5 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर तक। तो इसका आप याद रखना मेजरमेंट। और अगर मान के चलो एग्जैक्ट नहीं भी याद रहे तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि जो सैंड है वो इन सब में सबसे ज़्यादा मोटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बारीक कौन सा है, क्लेई सॉइल है, जो चिपचिपा होता है क्लेई सॉइल। उसके बाद यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ कुछ इशू डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है। तो एज वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ आवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दे आर फेसिंग चैलेंजेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग। तो अर्बन फ्लडिंग बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल न्यूज़ में यूज़ हो रहा है। तो वो भी इससे रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिंकेजेस डेवलप करने होता है पढ़ने के समय। ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा, ये एनालिटिकल पार्ट। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, खादर जो है आपका, खादर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फ्लड प्लेन के ऊपर हो रहा है। फ्लड प्लेन हम किसको बोलते हैं, जो भी रिवर वाला एरिया होता है, ठीक है, उसके आसपास का 1-2 किलोमीटर का एरिया जो होता है ना, उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो फ्लड प्लेन का क्या रेलिवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली जो आपका फ्लड प्लेन होता है ना, वो आपका जो फ्लड आता है, जब मान के चलो जब पानी का लेवल बढ़ गया किसी सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में, तो वो फ्लड प्लेन क्या करता है, सारे वाटर को परकुलेट डाउन कर लेता है। मतलब फ्लड प्लेन के वजह से सारे पानी
जमीन में अंदर सूख जाते हैं तो वो फिर सिटी में एंटर नहीं करते हैं या फिर किसी आसपास के विलेज को नुकसान नहीं पहुंचाते अगर फ्लड प्लेन मेंटेन रहे तो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट हो रहा है। जो भी आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि सारा आपका माइग्रेशन हो रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है फॉर द रीजन, वेरियस रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो शहरों की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जगह तो अब बचा नहीं है शहर में। तो अब क्या कर रहे हैं ना, जो बिल्डर्स हैं, जो माफियाज है, लैंड माफियाज है, वो क्या करते हैं कि फ्लड प्लेन्स में ही ना मिट्टी भर भर के उसको एक जमीन बना देते हैं और उसको बेच देते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो भी फ्लड प्लेन्स था हमारा, वहां पे इंक्रोचमेंट मास लेवल पे हो रहा है। तो इंक्रोचमेंट हो रहा है तो अब क्या, अब जैसे पहले तो पानी बाढ़ आता था तो वहीं सूख जाता था, है ना, सारे वाटर, ऑल वाटर गॉट परकुलेटेड डाउन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, तो जो भी पानी बाढ़ जैसा आता है वो पूरे सिटी में एंटर कर जाता है। मतलब कि कोई जैसे बोलते हैं ना एक स्पॉन्ज होता है, तो फ्लड प्लेन बेसिकली स्पॉन्ज का काम करता था। लेकिन अब फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, इसीलिए अब क्या हो रहा है कि जो सारे पानी, अगर मान के चलो किसी पानी में बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली में भी देख रहे होगे, लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आया था अर्बन फ्लडिंग, बेंगलोर में भी आया था, मुंबई में भी, कोलकाता में भी। तो जितने मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का जो क्राइसिस है बहुत अब फ्रिक्वेंट हो चुका है। उसका रीज़न, मेन रीज़न यही है कि सारे फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, सारे लैंड बेच दिए गए हैं। जो कि हमारा स्पॉन्ज का काम करता था फ्लड प्लेन, अब वो उस पर सेटलमेंट हो चुकी है। दैट्स वाई जो फ्लड्स है वो सिटी में एंटर कर जाती है। तो ये आपका एनालिटिकल पार्ट था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी एक मेंशन कर सकते हो, रीज़न, कॉज बिहाइंड दी अर्बन फ्लडिंग नाउअडेज। बाकी ये खादर प्लेन मैंने बताया ही था, फर्टाइल है। तो यहाँ पे आपका जो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप होंगे, शुगर कैन, राइस वगैरह, उसकी खेती मास लेवल पे होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का। तो मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें भी सेम इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, इस वीडियो का कंटिन्यूएशन। तो आज हमने डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं हम, उसमें डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, जिसमें आपका राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, उसमें फर्दर 3 डिवीजन है, फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन सब का एक एक जो भी डिटेल्स है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा, आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा जहां से यूपीएससी एकदम वर्बेटिम सवाल पूछता है। तो इसीलिए लेक्चर को एकदम सीरीज को डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में आपका जो भी डाउट है उसको लेके कवर कर दें और सॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।